नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एम क्लासेस स्टडी पॉइंट में। और मैं राजीव कुमार आपके लिए 10वीं का न्यू कोर्स लेके आया हूँ। हमारा सब्जेक्ट है भूगोल, अध्याय हमारा फर्स्ट, और हमारे बुक का नाम है समकालीन भारत 2 और चैप्टर का नाम है हमारा संसाधन एवं विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों, संसाधन वे वस्तु होती है हमारे पर्यावरण में जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं, वैसे ही वस्तुएं जो हमारे उपयोग में लाई जा सकती हैं या प्रयोग में लाई जा सकती हैं, वैसे ही वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है? हमारा संसाधन है। और मान लीजिए हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, हमें कोई माल बनाना है, तो माल बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स जो हैं पिघलाने पड़ेंगे। तो उसे पिघलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोयला की। तो ये क्या हमारे संसाधन है। अगर ये सभी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं तो ये हमारे संसाधन है। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त होती है कि हम संसाधन उन्हीं चीज़ों को कहेंगे जिनके प्रयोग के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन के नीचे क्या है? पेट्रोल है। जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी उस पेट्रोल को ज़मीन से बाहर निकालने के लिए, तब तक हम उस पेट्रोल का संसाधन के रूप में प्रयोग कैसे कर पाएंगे और अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वे संसाधन नहीं कहला पाएंगे। बल्कि संसाधन तो वह है जिसका उपयोग हम अपनी टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। अगर हम इसे टेक्नोलॉजी से निकाल कर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए संसाधन है। अब हम संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारे सामने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव संसाधन की। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीव और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वनस्पति हो गया और पशुओं में उदाहरण देता हूँ मैं आपको भेड़ का। भेड़ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है और दूध की भी प्राप्ति होती है, जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति से हमें फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो ये हमारे क्या है? जैव संसाधन है। अब हम बात करेंगे अजैव संसाधन की। तो दोस्तों, अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। निर्जीव वस्तुएं वे वस्तु होती हैं दोस्तों जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि चट्टानें, उनमें जान नहीं होती। और बात करें धातुओं की, तो धातुओं में भी जान नहीं होती। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। ये आपके सामने लोहा है। जब हम इसको चट्टानों में से निकालते हैं तो एक कच्चा लोहा होता है जिसे हम लोहा अयस्क भी बोलते हैं। और जब हम इसे लोहे के रूप में बदलते हैं या चट्टानों में से लोहे के कुछ अंश निकालते हैं, तब हम इसे लोहा कहते हैं। इसी प्रकार से हम सोने की बात करते हैं। जब हम खान में से खोदकर सोने के निकालते हैं तब हमारा सोना कुछ इस प्रकार से दिखता है। और फिर इस सोने को फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इसका रूप बदला जाता है। इसको नई नई डिज़ाइन दी जाती है, नई नई आकृति दी जाती है, जिससे काफ़ी सुंदर दिखने लगता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैव संसाधन कौन से होते हैं और अजैव संसाधन कौन से होते हैं। अब मैं आपको संसाधन समाप्यता के आधार पर बताऊँगा। समाप्यता का अर्थ होता है लिमिट, कि जब हम कोई भी संसाधन यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिट कितनी है, क्या वो ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो आइए पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन की, कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन
वह संसाधन होते हैं जो समाप्त नहीं होते कभी भी। ये जो संसाधन होता है हमारे नवीकरणीय संसाधन, ये अनलिमिटेड होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अगर हम सौर ऊर्जा का एक बार उपयोग कर लें तो हम इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा का उपयोग हम एक बार करने के पश्चात भी दोबारा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा उत्पन्न की जा सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो दोस्तों ये जो हमारा अनवीकरणीय संसाधन होता है ये लिमिटेड होता है, क्योंकि ये एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते और इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये केवल एक बार ही उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए कोयला है हमारा, हमने कोयले को जला दिया, कोयला क्या हुआ, जल के राख हो गया। क्या अब हम इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब देखिए ऐसे हमारा पेट्रोल भी है। मान लीजिए पेट्रोल है हमारा, हमने इसको गाड़ी में डाला, हमने गाड़ी चला के इसको उपयोग कर लिया और क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। अब क्या हम इसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो आपके सामने ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो है हमारी नवीकरणीय संसाधन की फ़ोटो। पहली है हमारी सौर ऊर्जा की और दूसरी है हमारी पवन ऊर्जा की। तो दोस्तों ये सौर ऊर्जा तब तक रहेगी जब तक सूरज रहेगा, और बात करें पवन ऊर्जा की तो हमारी पवन ऊर्जा भी जब तक रहेगी जब तक पवन रहेगी, और जब तक हवा है तब तक हमारी बिजली बनती रहेगी पवन ऊर्जा की मदद से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना या अधिकार होना। अब बात करते हैं संसाधन की, किस संसाधन पर किसका अधिकार होगा, किस पर उसका मालिकाना हक होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत क्या होता है, हमारा खुद का होना, पर्सनल, भूमि हो, घर हो या फिर कोई अन्य जायदाद भी हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ये सब क्या हमारा पर्सनल संसाधन है, हमारा व्यक्तिगत संसाधन है, ये हमारा हक होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से किसानों को सरकार के द्वारा भूमि दी जाती है, लेकिन उसके बदले में वे उन्हें लगान चुकाते हैं या उन्हें लगान चुकाना पड़ता है, और ये जो होता है हमारा किस में आता है, ये भी हमारा व्यक्तिगत संसाधन में आता है। ओके। तो अगला है हमारा सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक स्वामित्व होता क्या है। तो सामुदायिक वो होता है दोस्तों जिस पर किसी अकेले बंदे का अधिकार ना हो या जिस पर सबका अधिकार हो। जैसे कि तालाब, अब भाई तालाब है तो तालाब पर किसी एक का तो अधिकार होगा नहीं, सभी उस तालाब का जल का उपयोग करेंगे। और बात करते हैं हम शमशान की भूमि। अब दोस्तों जो हमारी शमशान की भूमि है वो किसी की पर्सनल तो है नहीं, हर कोई उसका उपयोग करता है। तो क्या होता है वो सामुदायिक, जो किसी का पर्सनल ना हो, सबका उस पर बराबर अधिकार हो। ठीक है, आगे होगा समझ में उम्मीद करता हूँ। तो हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जिस पर किसी एक देश के सरकार का अधिकार हो या उस देश का उस पर अधिकार हो। जैसे कि हमारे देश के सारे खनिज हो गए, जल संसाधन हो गए, वन जिन्हें हम जंगल कहते हैं, और रेल एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जिस पे हमारे देश की सरकार का पूर्णतः अधिकार होता है। ओके। लेकिन दोस्तों सरकार के पास एक अधिकार और होता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप हो, आपका घर है या कोई प्लॉट है जो आपने ख़रीदा है, ठीक है। आपने उस प्लॉट में खुदाई करी। आपने खुदाई करने के बाद क्या होता है कि आपको उसके नीचे से पेट्रोल निकला, ठीक है। तो आप तो सोचने लगेंगे अरे वाह, मेरे को तो पेट्रोल मिल गया भाई, मैं तो माला माल हो गया। तो दोस्तों याद रखना, जो भी ज़मीन के नीचे आपको कुछ भी मिलेगा, पेट्रोल हो, कोयला हो या सोने की खदान हो, कुछ भी हो,
उस पर सिर्फ़ और सिर्फ देश की सरकार का ही अधिकार होता है, ना कि उस बंदे का जिस बंदे के प्लॉट या घर के नीचे वो निकला हो। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं या ये ऐसे संसाधन जिस पर ना तो किसी एक व्यक्ति का, ना किसी सामुदायिक का और ना ही किसी देश की सरकार का अधिकार होता है उस पर। ये वे संसाधन होते हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। इंटरनेशनल संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इन पर पूर्णतः नियंत्रण रखती हैं। ये तटरेखा से 200 मील समुद्र की दूरी पर होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण सहित समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा देश है, ये हमारे देश का ये जो निचला हिस्सा है, इसके नीचे पूरा समुद्र है। अपने देश के निचले हिस्से से 200 मील की दूरी पर समुद्र में अगर कोई खनिज पदार्थ मिलता है, तेल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, कुछ ही मिलता है, तो उस पर हमारे देश का अधिकार नहीं होगा। उस पर अधिकार होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, जो उसके नियंत्रण में आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब संसाधन को बांटा जाता है विकास के स्तर के आधार पर कि किसका विकास कितना हुआ है। तो हम बात करते हैं संभावी संसाधन की। तो ये संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं, उपस्थित तो हैं, पर इनका अभी उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, उनको उपयोग में अभी नहीं लाया गया। जैसे उदाहरण की बात करूँ मैं आपको, उदाहरण पे भारत के पश्चिम भाग, जो हमारा भारत का पश्चिम भाग है, जहाँ पे हमारा कौन सा राज्य आते हैं, राजस्थान और गुजरात, जहाँ पर सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है, पर उनका अभी उपयोग नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट हमारे सामने विकसित संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो विकसित तो हैं परंतु लिमिटेड हैं। ये जो है हमारे पास लिमिटेड मात्रा में ही हैं उपलब्ध। अगर हम इन संसाधनों को अभी ख़त्म कर देंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये नहीं रह पाएंगे। और ये ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वे कर चुके हैं या हो चुका है, और ये अनुमान लगाया जा चुका है कि ये इतने वर्ष और चलेंगे। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो है बहुत ही कम बचा है हमारी पृथ्वी पर। यदि हम पेट्रोल को नहीं बचाते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है वो इस पेट्रोल का उपयोग नहीं कर पाएगी। वो पीढ़ी इस संसाधन से वंचित ही रह जाएगी। तो अब हमारे सामने तीसरा पॉइंट है भंडार। तो ये भंडार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, ठीक है, वो ऐसी वस्तुएं जो मानव की इच्छाओं को पूर्ण तो कर सकती है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उन संसाधनों को निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था पहले टॉपिकों पे कि हमारे पास पेट्रोल तो है ज़मीन के नीचे, लेकिन उसे निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसे निकाल कर उनका उपयोग कर सकें। तो दोस्तों इसी को भंडार कहते हैं। उनके पास वस्तु तो है लेकिन वो उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो जल है हमारा, उस जल का निर्माण किस प्रकार से होता है, दो ज्वलनशील गैसों से होता है। और आप तो जानते हैं कि हमारे पास जल की मात्रा बहुत ही अधिक है। तो एक जल हमारा क्या है, ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। लेकिन होता क्या है कि हम उससे जल से बिजली तो बना सकते हैं, ऊर्जा तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास तकनीकी नहीं है कि उसका हम जल से ऊर्जा बना सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने चौथा, संचित कोष, जिसे हम सेविंग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है ये भी एक भंडार का हिस्सा ही होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इन संसाधनों का उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है।
क्योंकि इन्हें फ्यूचर के लिए बचाया जा रहा है। ऐसे संसाधन जिसे भविष्य के लिए बचा के रखा जा रहा है उसे संचित कोष कहते हैं या संचित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए हो सकता है। अब अगला टॉपिक है हमारा संसाधनों का विकास। भाई देखो, ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनका उपयोग हम अंधाधुंध किए जा रहे हैं, जिससे निम्नलिखित समस्याएं या बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न हो रही हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ व्यक्तियों की लालच से जो हमारे संसाधन हैं उनका ह्रास होता जा रहा है। वो अपने लालच के कारण संसाधनों का दिन प्रतिदिन ह्रास करते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले। देखिए, अब होता क्या है कि कुछ लोग हैं उनको तो भाई संसाधन उपयोग करने के लिए मिलता जा रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा उपयोग करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे समाज में अमीर और गरीब में बंटवारा हो जाता है। ना चाहते हुए भी अमीर और गरीब में बंटवारा होने लगता है। अगला पॉइंट है हमारा, संसाधनों के शोषण से ओजोन में छेद और प्रदूषण हो रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध, उस उपयोग करने की वजह से जो हमारी ओजोन परत है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, उनसे हमें बचाती है। तो जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है इन संसाधनों के शोषण की वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो आपका टॉपिक है ये आपके पैराग्राफ में तो नहीं है किंतु बॉक्स में है, और जो ये नॉलेज है ये आप सभी को होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है हमारा सामने, सतत पोषणीय विकास। तो दोस्तों, सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि हम विकास तो करें लेकिन अपने पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसे कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जो हमारे सामने है, रियो सम्मेलन, या कह सकते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन। बात एक ही है। तो दोस्तों, ये जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है इसे रियो सम्मेलन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्राज़ील शहर है उस ब्राज़ील शहर में रियो में ये सम्मेलन हुआ था, और ये कब हुआ था, 1992 में ये हुआ था। और इस सम्मेलन में बहुत सारे नेता आए, अलग अलग देश के नेता आए, और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन किया। इस आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे उठाए गए थे। तो इसे ही रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। अब हमारे सामने अगला टॉपिक है एजेंडा 21। ये दोस्तों जो एजेंडा 21 है ये एक घोषणा है जो कि 1992 में हुआ था। तो दोस्तों, ये जो हमारा यूएनओ का जो सम्मेलन हुआ था इसे UNCEP भी कहा गया। दोस्तों, इसमें घोषणा हुई थी और ये कहा गया था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो सतत विकास होगा। सतत विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे सामने संसाधन नियोजन, जिसे कहते हैं संसाधनों की प्लानिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की पहचान करनी होगी कि ये नवीकरणीय संसाधन है या फिर अनवीकरणीय संसाधन, और उसके बाद क्या होगा, हमें उसकी लिस्ट बनानी होगी, और उसके बाद हमें उस चीज़ का ही मानचित्र बनाना होगा, मैप बनाना होगा कि कौन सा संसाधन कौन सी जगह पर है, कौन से स्थान पर पाया जाता है। और अगला पॉइंट हमारे सामने संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए
हमारे पास सबसे पहले टेक्नोलॉजी तैयार करनी होगी, यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो संसाधन हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए उपयोग के लिए नहीं है। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उस संसाधन को अपने उपयोग में ला सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है और हम अपने देश के विकास के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किए जा रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि देश का तो विकास हो जाएगा हमारे, लेकिन जो संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी योजनाएं बनानी होंगी, तालमेल बिठाना होगा। तो आज इतना ही, बाकी का पार्ट हम कल कराएंगे। तो चलते हैं, हम इस चैप्टर को आज इतना ही फिनिश करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।